हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। और भाई कैसे हो? बढ़िया। ओके बच्चों, तो आज अपन अनुलेखन भाग 2 का रिमेनिंग पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले बेटे अपन ने पढ़ा था अनुलेखन क्या होता है। तो अनुलेखन के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि डीएनए का एक सांचा होता है, डीएनए की 2 श्रृंखलाएं होती है। उन दो श्रृंखलाओं में से केवल एक श्रृंखला होती है जो एमआरएनए बनाती है। तो डीएनए के सांचे पर एमआरएनए का बनना, यह क्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन। अनुलेखन क्रिया बेटे कहां पर संपन्न होती है? तो आपने याद कर लिया होगा कि यह जो है कोशिका यानी केंद्रक द्रव्य में संपन्न होती है। उसके बाद में किस दिशा में चलती है? तो यह भी आपने याद कर लिया होगा बेटे कि अनुलेखन की जो क्रिया होती है ये 5 डेज से 3 डेज की दिशा में यह चलती है। ये 5 डेज से 3 डेज क्या है? ये डीएनए की श्रृंखला पर पाए जाने वाले फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की दिशा होती है। उसके बाद में बेटे अपन ने देखा कि डीएनए का वह खंड जहां पर ट्रांसक्रिप्शन क्रिया होती है, तो उस खंड को अपन ने क्या कहा? उस खंड को बेटे अपन ने कहा यानी सिस्ट्रॉन। फिर अपन ने देखा कि बेटे सिस्ट्रॉन जो है वो एक ट्रांसक्रिप्शन की इकाई भी कहलाती है और इस पर 3 स्थल पाए जाते हैं। पहला जो स्थल होता है ये याद रखना प्रमोटर साइट कहते हैं। दूसरा जो स्थल होता है बेटे उसे स्ट्रक्चरल साइट कहते हैं और तीसरा जो स्थल होता है उसे अपन जो है टर्मिनेटर साइट कहते हैं। प्रमोटर साइट पर आपको याद होगा इसको प्रारंभिक स्थल भी कहेंगे जहां पर एमआरएनए या ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया शुरू होती है। स्ट्रक्चरल साइट वो होती है बेटे जहां पर जो है पूरा एमआरएनए बनता है और साथ में जो है टर्मिनेटर साइट वो होती है जहां पर क्या होता है ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया बंद होती है। यहां तक भी आपको समझ में आ गया बेटे? यहां तक क्लियर है? आगे अपन चलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्रिया में भाग लेने वाला जो मेन एंजाइम है उसका नाम क्या याद हुआ आपको? तो बेटे उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। ये भी आपने याद कर लिया। अच्छा, आरएनए पॉलीमरेज को आपने कितने प्रकार का याद किया? तो बच्चों याद रखना ये 3 प्रकार का होता है। पहला आपने याद कर रखा होगा आरएनए पॉलीमरेज प्रथम, दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। और इन तीनों के जो फंक्शन आपने याद किए होंगे कि बेटे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट ये आरआरएनए बनाता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड ये एमआरएनए बनाता है और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ये टीआरएनए बनाता है। फिर आपको यह याद किया होगा बच्चों कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसके 2 भाग होते हैं। एक तो कोर एंजाइम होता है और एक होता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर का काम क्या होता है कि यह प्रमोटर साइट को पहचानता है। उसके अलावा बच्चों जो लास्ट में आता है अपने पास में कोर एंजाइम ये टर्मिनेटर साइट को पहचानता है। यहां तक तो मैंने इसको लिया था बेटे इंट्रोडक्शन। अब अपन आते हैं इसका अगला पार्ट यानी क्रियाविधि। तो क्रियाविधि में आपने इसको किस तरह से याद किया? तो यहाँ एक बार और अपन रिपीट कर लेते हैं। तो बेटे क्रियाविधि में इस तरह से आपने याद किया होगा कि यहां पर इस जगह पर ये एंजाइम है, ये यहां अपन वापस लेते हैं बेटे। ये इस तरह से ये तो डीएनए है, ध्यान रखना डीएनए। अब इस डीएनए में पहली अवस्था जो आएगी, पहली जो अवस्था आएगी इस अवस्था को अपन यहां पर कहेंगे प्रारंभिक अवस्था। प्रारंभिक अवस्था तो ये इसकी क्रियाविधि है। तो क्रियाविधि में यहां पर अपन लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा कि इस क्रियाविधि के दौरान बेटे यहां पर जुड़ेगा यानी आरएनए प्राइमर, यानी इस जगह पर सबसे पहले यहां पर यह आरएनए प्राइमर जुड़ेगा। तो यहां तक की अवस्था को अपन ने क्या कहा था? यहां तक की अवस्था को अपन ने कहा था यानी प्रारंभिक अवस्था। तो क्या क्या याद करना है अपन को प्रारंभिक अवस्था में? कि सबसे पहले क्या होगा बेटे कि जो सिग्मा फैक्टर है वह प्रमोटर साइट को पहचानेगा और प्रमोटर साइट को पहचानने के बाद जो आरएनए पॉलीमरेज है यह सिग्मा फैक्टर की सहायता से प्रोमोटर साइट पर जुड़कर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को शुरू कर देता है। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था कि ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को खोल देता है, यानी उसके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है और दोनों श्रृंखलाओं को खोल देता है। दोनों श्रृंखलाओं में से याद रखना बच्चों कि इसकी एक ही श्रृंखला एमआरएनए निर्माण में भाग लेती है जिसे अपन क्या कहते हैं नॉन सेंस स्ट्रैंड भी इसको कहेंगे, या इसको बेटे नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी कहेंगे, या फिर इसको सांचा अवस्था भी कहेंगे। नॉन कोडिंग अवस्था ऐसी होगी क्योंकि बेटे यहाँ पर इसके जो नाइट्रोजन क्षारक है वह दूसरी श्रृंखला के पूरक नहीं होंगे। तो आगे अपन देखते हैं
तो ये तो थी हमारे पास में प्रारंभिक अवस्था। दूसरी अवस्था जो यहाँ पर अपन लेंगे, ये अवस्था यहाँ पर थी इलोंगेशन। इस अवस्था को कहेंगे इलोंगेशन अवस्था, यानी ये अवस्था होगी बेटे दीर्घीकरण अवस्था। और दीर्घीकरण अवस्था में अपन क्या देखेंगे कि दीर्घीकरण अवस्था में यहाँ पर ये जो डीएनए है ये इस तरह से, तो यहाँ आप देखिएगा कि दीर्घीकरण अवस्था में ये जो यहाँ पर आरएनए है, इधर आप देख लीजिएगा कि आरएनए पॉलीमरेज इसके आगे की तरफ जो है मूव करेगा और वहां पर मूव करने के साथ ही और इस तरह से यहाँ पर ये एमआरएनए का बनना यहाँ से बेटे दीर्घीकरण हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि इसकी एक दिशा तो 5 डेज होती है और ये 3 डेज होती है, लेकिन यहाँ पर जो एमआरएनए बनता है इसके बीच बीच में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बेटे इसमें कोडिंग पार्ट और दूसरे जो होते हैं नॉन कोडिंग पार्ट, ये दोनों यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो एक बार और देख लीजिएगा, यानी प्रारंभिक अवस्था में तो क्या हुआ, आरएनए पॉलीमरेज ने प्रमोटर साइट को पहचाना और यहाँ पहचानने के साथ ही बेटे ये आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर प्रमोटर साइट पर जुड़ गया और जुड़ने के साथ ही इसने यहाँ पर क्या किया, यानी इस तरह से एमआरएनए को बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से तो ये स्टार्ट हो गया। इलोंगेशन अवस्था में क्या हुआ कि इलोंगेशन अवस्था के अंदर बेटे यहाँ पर जो इनके पूरक नाइट्रोजन क्षारक थे वो इसके सामने आना शुरू हुए। देखो ये कैसे हुआ होगा इलोंगेशन, कि इलोंगेशन के दौरान यानी यहाँ पर ये तो श्रृंखला खुली ओपन हुई और इनके जो पूरक नाइट्रोजन क्षारक थे, जैसे मान लो यहाँ पर बेटे अगर ए है तो यहाँ पर यू आएगा क्योंकि इसमें एमआरएनए में टी नहीं होता है। उसके बाद में अगर यहाँ जी है तो बेटे यहाँ पर सी आएगा, अगर सी है तो यहाँ पर ये जी आएगा। तो उनके पूरक नाइट्रोजन क्षारक आकर और उनके सामने जुड़ जाते हैं, ये क्रिया कहलाती है बेस पेयरिंग। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि बेस पेयरिंग तक अपन ने देखा था बेटे कि जो श्रृंखला खुलती है, जो सांचा श्रृंखला है उसके नाइट्रोजन क्षारकों के पूरक नाइट्रोजन क्षारक वहां पर आते हैं और आकर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो इस घटना को अपन ने कहा था यानी जो है क्या कहते हैं इलोंगेशन। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि पहले तो प्रारंभिक अवस्था पूरी हो गई थी, आज बेटे अपन पढ़ने वाले हैं यानी दूसरी अवस्था, क्रियाविधि की दूसरी अवस्था जिसको अपन कहेंगे इलोंगेशन फेज, यानी इसको आप कह सकते हैं दीर्घीकरण अवस्था। यहाँ अपन को देखना है कि किस तरह से एमआरएनए का निर्माण होगा। तो यहाँ आप देखो, यहाँ आप अच्छी तरह से देखना बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास में ये बेस पेयरिंग हो चुकी थी। इसका मान लो टी नाइट्रोजन क्षारक है, इसका जी है, इसका सी है और इसका ए है। अब यहाँ पर बेस पेयरिंग होगी और बेस पेयरिंग के साथ ही यहाँ पर नाइट्रोजन क्षारक आ चुके थे। इसका पूरक नाइट्रोजन क्षारक क्या होगा, यानी इसका पूरक यहाँ पर होगा बेटे ए, इसका पूरक यहाँ पर होगा सी का पूरक यहाँ पर जी और ए का पूरक यहाँ पर टी, लेकिन यहाँ होगा बेटे यू क्योंकि अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं यानी एमआरएनए। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ही इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन जाएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बन चुके हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने यहाँ तक की अवस्था तो थी बेस पेयरिंग। अब बेस पेयरिंग होने के बाद में क्या होगा, बेस पेयरिंग होने के बाद में ये होगा बेटे कि इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा, यानी इसे आप कह सकते हैं यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते हैं ये यहाँ पर आपके सामने बन गई एमआरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसको आप कह सकते हो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो यहाँ एक बार और अच्छी तरह से समझ लें कि बेटे इलोंगेशन में क्या होगा। तो इलोंगेशन फेज में यह होगा कि जो बेस पेयरिंग हो चुकी थी पहले, यानी डीएनए की जो पुराना सांची श्रृंखला थी उसके सामने बेटे ये नए नाइट्रोजन क्षारक आ चुके थे और ये जो नए नाइट्रोजन क्षारक यहाँ पर आएंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड के बन जाने तक की क्रिया को अपन ने कहा था बेस पेयरिंग।
इलोंगेशन अवस्था में क्या होगा कि बेस पेयरिंग के बाद में जो नाइट्रोजन क्षारक एक तरह से नई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के रूप में आते हैं, उनके बीच में जो है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते हैं और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बनने से एक लंबी श्रृंखला का निर्माण होता है जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं और इसी को यहाँ पर अपन mRNA कहेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिएगा, इसका पहला पॉइंट अपन लिखने वाले हैं दीर्घीकरण का। पहला पॉइंट आप यहां पर याद करना बेटे, दीर्घीकरण का पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि यहां पर बेस पेयरिंग के बाद, ये याद रखना, बेस पेयरिंग के बाद नई न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड के बीच क्या बनेगा, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का निर्माण। यानी याद रखना बेटे कि यहाँ पर ये कई सारी, जैसे ये तो हमारे पास में ये तो पुरानी नाइट्रोजन बेस है, अब ये कई सारी नाइट्रोजन बेस के रूप में, जैसे यहाँ पर ये A है, यहाँ पर ये T है या G है, C है और ये T है, तो इसको N1 मानेंगे, इसको N2 मानेंगे, इसको N3 मानेंगे, इसको N4 मानेंगे। तो ये बेटे यहाँ पर नई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं हैं, तो इनके बीच में सबसे पहले तो ये क्या बनेगा, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगा। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बनते ही और ये यहाँ पर बेटे नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनेगी। तो यहाँ आप देख लें कि बेस पेयरिंग के बाद में जैसे यहाँ पर T था तो यहाँ पर ये A आ गया, यहाँ पर C होगा तो बेटे यहाँ पर ये G आ गया। तो बेस पेयरिंग के बाद में जो नई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला जुड़ती है, तो नई न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बीच में क्या बनता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बनते ही यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड पॉइंट, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के बाद यानी यहां लिख लें आप फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के बनने के बाद mRNA की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण। तो यह आपको याद रखना है कि यहाँ पर जैसे ये हमारे पास में डीएनए था और बेटे यहाँ पर ये जैसे बेस पेयरिंग होगी तो ये यहाँ पर बन गया हमारे पास में mRNA। ये यहाँ पर आप देख लीजिएगा, इस तरह से आपको याद रखना है। ये तो कौन सी है, ये सांचा है, ये सांचा श्रृंखला है और इसके यहाँ पर बनेगा mRNA। तो कैसे बना, एक बार और अच्छी तरह से देख ले, एक बार और अच्छी तरह से समझ ले बच्चों कि यहाँ पर सबसे पहली थी प्रारंभिक अवस्था, उसकी बेटे 2-3 अवस्थाएं पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइट पर जुड़कर प्रारंभिक अवस्था को शुरू करता है। फिर आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं को खोल देगा। यहां तक क्लियर। उसके बाद में बेटे डीएनए की एक श्रृंखला ही mRNA के निर्माण में भाग लेती है, तो उस श्रृंखला को आप क्या कहोगे, सांचा श्रृंखला। अब आपको सिर्फ इतना सा याद करना है कि ये जो सांचा श्रृंखला है, इसके नाइट्रोजन क्षारकों के सामने इनके नए पूरक नाइट्रोजन क्षारक न्यूक्लियोटाइड के रूप में इनके सामने आ जाएंगे और सामने आकर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाएंगे। तो पुराने श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षारकों के साथ में नई श्रृंखला के नाइट्रोजन क्षारकों का हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ना, इस क्रिया को कहेंगे बेस पेयरिंग। लेकिन अभी केवल बेस पेयरिंग हुई है, ये जो नए बेस पेयर है, नए नाइट्रोजन क्षारक है, ये आपस में जुड़े हुए नहीं है। लेकिन दूसरी अवस्था अपन अभी शुरू किए बेटे, अनुलेखन की दीर्घीकरण अवस्था। तो दीर्घीकरण अवस्था में क्या हुआ कि बेस पेयरिंग के बाद
बेस पेयरिंग के बाद में जो नए नाइट्रोजन क्षारक थे न्यूक्लियोटाइड के रूप में, उनके बीच में बेटे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के बनते ही एक लंबी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का निर्माण होता है। तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है यही एमआरएनए है। लेकिन ये जो एमआरएनए है बेटे यहाँ पर, ये जो एमआरएनए यहाँ पर बना है, ये एमआरएनए है अनस्टेबल। इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें कोडिंग और प्लस नॉन कोडिंग और नॉन कोडिंग पार्ट दोनों प्रेजेंट है। तो अब इसको अपन अगली स्टेप में जाएंगे, लेकिन अभी जो यहाँ पर एमआरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनी वह जो है अनस्टेबल है। इसी के साथ में यहाँ पर क्या होगा, इसी दीर्घीकरण के दौरान सिग्मा फैक्टर जो है, सिग्मा फैक्टर बेटे ये पृथक हो जाता है। सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से पृथक हो जाता है और इसके पृथक होते ही क्या होगा कि यहाँ पर जो कोर एंजाइम है, यहाँ पर बेटे जो कोर एंजाइम है, ये कोर एंजाइम टर्मिनेटर की ओर गति शुरू कर देता है। टर्मिनेटर साइट की ओर गति शुरू। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, यानी दीर्घीकरण में आपको 4 पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है कि जो सांचे श्रृंखला थी उसके सामने जो बेस पेयरिंग हुई थी, तो बेटे बेस पेयरिंग के बाद में जो नए नाइट्रोजन क्षारक हैं उनके बीच में क्या बनता है? उनके बीच में बनता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक बार और समझ लिया अच्छी तरह से कि सबसे पहले हमारे पास में यहाँ आप देख ले बच्चों, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पुरानी श्रृंखला थी। एक बार और समझ लेना कि यहाँ पर ये हमारे पास में ये मान लेते हैं कि ये ए है, यहाँ पर सी है, ये जी है और ये यहाँ पर टी है। अब यहाँ हमने क्या देखा कि यहाँ पर इनके पुराने, देखो ये तो पुरानी श्रृंखला है, ध्यान रखना इस श्रृंखला को कहेंगे सांचा। ये श्रृंखला है सांचा श्रृंखला, ये श्रृंखला है बच्चों सांचा श्रृंखला। अब बेस पेयरिंग हुई तो क्या हुआ, इसके सामने यहाँ पर बेटे ए है तो यहाँ पर यू आएगा, ध्यान रखना क्योंकि एमआरएनए है, एमआरएनए में टी की जगह पर जो है यू होता है। तो ध्यान रखना ये बेटे समपूरकता सिद्धांत भी कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरी भी कहलाती है कि अगर डीएनए का टी है तो फिर एमआरएनए में बेटे टी की जो है, मतलब जैसे डीएनए का ए है तो एमआरएनए में टी नहीं होगा, इसकी जगह पर यू होगा। लेकिन अगर डीएनए है तो फिर ए हमेशा टी से जुड़ता है, लेकिन अगर आरएनए है तो ए हमेशा यू से जुड़ेगा। बाकी बेटे ग्वानिन और साइटोसिन दोनों में समान है। तो यहाँ पर ये साइटोसिन है तो ये किससे जुड़ेगा, ये जुड़ेगा यहाँ पर यानी जी से। ये यहाँ पर बेटे ग्वाइनोसिन है तो ये जुड़ेगा सी से, और यहाँ पर ये थायमिन है तो थायमिन जुड़ेगा ए से। ये यू होगा बेटे, ये किस फॉर्म में होगा, यूएमपी की फॉर्म में होगा। ये यहाँ पर किस फॉर्म में होगी, जीएमपी की फॉर्म में। ये यहाँ पर होगी सीएमपी की फॉर्म में, और ये होगा यहाँ पर एएमपी की फॉर्म में। यानी ये है न्यूक्लियोटाइड, यानी यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, ग्वाइनोसिन मोनोफॉस्फेट, जो है बेटे साइटोसिन मोनोफॉस्फेट और एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। यानी आप इसको न्यू कह सकते हो कि ये अपने आप में एक न्यूक्लियोटाइड, ये अपने आप में दूसरी न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरी न्यूक्लियोटाइड और ये चौथी न्यूक्लियोटाइड। लेकिन अभी आप देखें केवल बेस पेयरिंग हुई है, अभी यहाँ पर केवल बेस पेयरिंग हुई है, अभी लंबी श्रृंखला नहीं बनी है। लेकिन अब अपन आगे क्या देखते हैं, अब अपन आगे देखते हैं कि यहाँ पर हुआ दीर्घीकरण। अब यहाँ पर हुआ दीर्घीकरण, तो दीर्घीकरण का माने ये होगा बेटे कि ये जो अभी अलग अलग न्यूक्लियोटाइड आपको नजर आ रही है इनके बीच में क्या बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो यहाँ अपन क्या देखते हैं, यहाँ पर आप देखो कि इस तरह से ये तो हमारे पास में पुरानी श्रृंखला थी जिस पर यहाँ पर ये ए है, यहाँ पर सी है, ये जी है और ये ए है। और यहाँ अपन ने देखा कि यहाँ पर ये बेस पेयर तो है से बेटे, ये हमेशा किससे जुड़ा हुआ है, ये यू से जुड़ा हुआ है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, जी से। ये किससे जुड़ा हुआ है, सी से, और ये जुड़ा हुआ है बेटे यहाँ पर यानी सॉरी ए जो है ना, तो ए यहाँ पर ए है तो ए हमेशा यहाँ पर ले लेते हैं। चलो ठीक है बेटे, ये यहाँ पर क्या होगा, इस जगह पर अपन यहाँ पर ले लेते हैं यानी यहाँ पर टी, इस जगह पर अपन लेते हैं
यहां पर लेते हैं बेटे ये टी, तो फिर इस जगह पर क्या आएगा, इस जगह पर हमारे पास में आएगा यानी ए। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, इनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया, इनके बीच में ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते ही ये यहां पर आपके पास में एमआरएनए बन गया, किस रूप में, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला के रूप में। तो ये अब आप अच्छी तरह से जान लें कि बेस पेयरिंग के बाद में जो नए नाइट्रोजन क्षारक वाले न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है और एक लंबी श्रृंखला बनती है, उस लंबी श्रृंखला को कहा जाता है यानी एमआरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। तो इस तरह से बेटे ये एमआरएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बन गई। लेकिन इसी दौरान जो सिग्मा फैक्टर है यह आरएनए पॉलीमरेज से अलग हो जाता है और जो कोर एंजाइम है, ये जो कोर एंजाइम है ये बेटे जो है आगे की ओर टर्मिनेटर साइड की ओर खिसकना शुरू कर देता है। तो इसकी तीसरी अवस्था पर अपन चलते हैं, यानी तीसरी अवस्था जो आएगी ये आएगी हमारे पास में यानी नंबर 3 अवस्था, जिसको अपन कहेंगे टर्मिनेटर, टर्मिनेटर साइट, यानी इसको अपन बोलेंगे समापन स्थल, समापन स्थल। ये ध्यान रखना बच्चों, यानी समापन स्थल। तो समापन स्थल पर सबसे पहले क्या होगा कि जो कोर एंजाइम है, कोर एंजाइम क्या करता है, समापन स्थल को पहचानता है, समापन स्थल को पहचानता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, यानी आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम है ये समापन स्थल को पहचानता है और जैसे बेटे ये समापन स्थल पर जुड़ता है तो वहां पर ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया बंद हो जाती है। तो दूसरे नंबर पर आपको याद रखना है कोर एंजाइम समापन स्थल पर पहुंचकर ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को बंद कर देता है, अनुलेखन क्रिया को बंद कर देता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि जैसे कोर एंजाइम, ध्यान रखना बच्चों, जैसे कोर एंजाइम कहां पहुंचेगा, समापन स्थल पर, तो समापन स्थल पर पहुंचते ही क्या होगा कि ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया बंद हो जाती है। एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि समापन स्थल पर न्यूक्लियोटाइड का एक विशेष अनुक्रम पाया जाता है, रिपीटेड अनुक्रम पाया जाता है बेटे। तो इस अनुक्रम को कहेंगे पॉलीहेड्रिक डीएनए सीक्वेंस। तो ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं, यानी यहां आपको याद रखना है कि टर्मिनेटर साइट पर पूरक न्यूक्लियोटाइडों का क्रम होता है, या टर्मिनेटर साइट पर विशेष रिपीटेड या विशेष न्यूक्लियोटाइड का क्रम उपस्थित होता है, और इसको आप कहोगे यानी पॉलिंड्रोनिक डीएनए सीक्वेंस। तो ये ध्यान रखना, ये ऐसे आपको याद रखना है कि यहां पर जैसे सी है और यहां पर जी है, इधर सी है इधर सी है बेटे, यहाँ ए है इधर ए है, यहाँ पर आ जाएगा सी, यहाँ पर सी और इधर यहाँ पर जी और जी। तो ये यहाँ आप देखेंगे कि दोनों सिरे पर न्यूक्लियोटाइडों का एक जैसा सीक्वेंस पाया जाता है। तो इस एक जैसे विशेष सीक्वेंस को पॉलिंड्रोनिक डीएनए सीक्वेंस कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, पॉलिंड्रोनिक डीएनए सीक्वेंस। और ये डीएनए सीक्वेंस कहां पर होता है, ये होता है समापन स्थल पर ये पाया जाता है। तो यहां बच्चों आप देख ले कि टर्मिनेटर साइट यानी समापन स्थल, तो इसमें आपको क्या याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर एंजाइम है ये टर्मिनेटर साइट को पहचानता है, ये भी क्लियर। और ये कोर एंजाइम जैसे जैसे आगे खिसकता जाएगा और जैसे ये टर्मिनेटर साइट पर पहुंचेगा तो वहां पहुंचने के साथ ही ये ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को बंद कर देगा।
ठीक है। तो ये टर्मिनेटर साइड पर जाकर समापन स्थल पर जाकर अनुलेखन की क्रिया बंद हो जाती है। लेकिन फिर अपन क्या देखते हैं कि इस समापन स्थल पर बेटे दोनों तरफ न्यूक्लियोटाइड्स का रिपीटेड सीक्वेंस पाया जाता है या एक जैसा सीक्वेंस पाया जाता है। तो दोनों सिरों पर पाए जाने वाला न्यूक्लियोटाइडों का एक जैसा सीक्वेंस इन्हें पॉलिंड्रोनिक डीएनए सीक्वेंस कहते हैं। तो ये तो हमारे पास में ये दूसरा पार्ट पूरा हो गया। तो बच्चों ध्यान रखना, अपन पढ़ रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मेरा पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन और मेरा दूसरा पार्ट था यानी क्रियाविधि। क्रियाविधि को मैंने 3 भागों में बांटा। पहला पार्ट था बेटे इसका प्रारंभिक क्रिया, दूसरा पार्ट था दीर्घीकरण और चौथा पार्ट था समापन क्रिया। तो ये यहाँ पर अपन ने देखा समापन क्रिया, क्लियर। और अब इसका जो है तीसरा पार्ट जो आएगा बेटे ये आएगा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। अगली जो क्रिया होगी यानी इसका तीसरा पार्ट होगा और ये तीसरा पार्ट यहाँ पर आपको याद रखना है। ये तीसरा पार्ट यहाँ पर है हमारे पास में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन क्रिया, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन क्रिया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि बेटे मैं आपको बता दूं कि जो डीएनए सीक्वेंस पर एमआरएनए बना है वह एमआरएनए अभी अनुपयोगी है, अस्थायी है, अनस्टेबल है। कैसे अनस्टेबल है कि उस एमआरएनए में बनने वाले जो एमआरएनए है उसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट मौजूद होते हैं। कौन कौन से पार्ट? यानी कोडिंग और नॉन कोडिंग। तो अब अपन को करना क्या है कि उस एमआरएनए में से कोडिंग पार्ट को अलग करना है और उसके नॉन कोडिंग पार्ट को हटाना है और फिर कोडिंग पार्ट को वापस जोड़कर एक सूटेबल एमआरएनए बनाना है। तो ये क्रिया बेटे 3 अवस्थाओं में पूरी होगी। पहले केपिंग अपन पढ़ेंगे, फिर टेलिंग अपन पढ़ेंगे और फिर स्प्लाइसिंग अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ आइए देखिएगा कि ये पश्य अनुलेखन क्रिया क्या होती है। तो यहाँ आपने देखा होगा कि इस तरह से यहाँ पर हमारे पास में ये यहाँ एमआरएनए बना है। इसको मैं वापस ले रहा हूं बेटे, इस तरह से ये यहाँ पर ले रहे हैं। ये यहाँ पर डीएनए अलग हो चुका था, यानी इस जगह पर कोर एंजाइम, ये कोर एंजाइम बेटे अलग हो चुका था। और यहाँ पर अपन ने क्या देखा कि इस जगह पर यहाँ हमारे पास में है, यहाँ पर अपने पास में बेटे ये एमआरएनए यहाँ पर बन चुका था। ये यहाँ पर ये एमआरएनए यहाँ मौजूद है, ये आप देखिएगा ये एमआरएनए मौजूद है। लेकिन इस एमआरएनए में अगर आपको याद हो तो बेटे इसमें यहाँ पर इस जगह पर आप देख ले कि ये यहाँ पर तो इसका कोडिंग पार्ट है, ये यहाँ पर आपके पास में है एमआरएनए। तो यहाँ आप देख लें कि ये एमआरएनए है बेटे, ये इसका 5 डेज है और ये कौन सा तेरा है 3 डेज। अब इसकी पहली स्टेज पर अपन चलते हैं। पहली स्टेज पर यहाँ पर आप देख लें यानी पहली अवस्था। तो ये यहाँ पर जो एमआरएनए है ये है अनस्टेबल एमआरएनए, अनस्टेबल एमआरएनए। कारण क्योंकि बेटे इसमें ये वाला तो पार्ट कैसा है कोडिंग पार्ट, कोडिंग पार्ट। इस कोडिंग पार्ट को आप कहोगे एक्सोन और इसी के साथ में इसमें यहां पर है नॉन कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट। और ये पार्ट इसका कौन सा है यानी इंट्रोन। तो यहां आप देख लें कि ये एमआरएनए। अब सबसे पहले स्टेप पर अपन चलते हैं और इस स्टेप को कहेंगे केपिंग। तो केपिंग के दौरान क्या होगा बेटे यहाँ पर 7 मिथाइल, ये थोड़ा याद रखना, 7 मिथाइल गुएनोसिन यहाँ पर ऐड होगा। तो इसको वापस अपन बनाते हैं, वापस बेटे यहाँ पर लेते हैं। ये हमारे पास में ये एमआरएनए है, ये एमआरएनए है और एमआरएनए पर यहाँ पर इस पर अपन बना लेते हैं यानी यहाँ पर जगह जगह ये इंट्रॉन।
ये यहाँ पर नॉन कोडिंग पार्ट है इंट्रॉन। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको समझते हुए चलना कि यहाँ पर अपन ने बनाया तो ये तो इसका कौन सा पार्ट है, कोडिंग पार्ट, और जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है ये इसका है नॉन कोडिंग पार्ट, नॉन कोडिंग पार्ट। अब जब यहाँ पर केपिंग हुई तो इस जगह पर क्या हुआ कि बेटे यहाँ अपन दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पर ये हुआ कि इस जगह पर ये केप जैसी रचना का निर्माण हुआ, ये केप जैसी रचना का निर्माण हुआ। इसको यहाँ पर दिशा तो बेटे ये 5 डेज है और इसको मैं लिख देता हूं जी का माने है गुएनोसिन यानी 7 मिथाइल गुएनोसिन। यहां तक क्लियर। अगली स्टेप पर अपन चलते हैं तो अगली स्टेप पर क्या हुआ, अगली स्टेप पर ये यहाँ पर और ये नंबर 2 स्टेप होगी बेटे, और नंबर 2 स्टेप को कहेंगे टेलिंग यानी यहाँ पर प्लस अपन क्या जोड़ेंगे, लगभग 200 AMP 200 एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जुड़ेगी, और 200 यहाँ पर जुड़ने के साथ ही और यहाँ क्या बनेगी, तो ये देखो आप कि यहाँ हमारे पास में ये mRNA मौजूद है, ये mRNA मौजूद है, और इस mRNA पर अपन यहाँ पर लगा देते हैं कि ये जगह अपन यहाँ पर मौजूद है बेटे इंट्रॉन। ये यहाँ पर अपन ले लेते हैं तो यहाँ पर मौजूद है इंट्रॉन, और इस जगह पर आपको नजर आ रहा है कि ये यहाँ पर मौजूद है यानी mRNA की कौन सी है ये एक्सोन। तो बच्चों ध्यान रखना, और इस जगह पर यहाँ पर जुड़ा हुआ है और ये यहाँ पर है केपिंग, ये वाला पार्ट। तो ये केपिंग तो पहले से हो चुका था, ध्यान रखना ये केपिंग है, और केपिंग कौन सी स्टेप होगा 5 डेज पर, और ये गुएनोसिन है। अब यहाँ पर टेलिंग हुआ तो यहाँ आप देखें बच्चों कि इसमें क्या हुआ बेटे, यहाँ पर ये पार्ट और जुड़ जाता है, इस पार्ट को मैं और इसको यहाँ पर कहेंगे पॉली अ टेल, यानी यहाँ कहा जाएगा पॉली अ टेल। तो यहाँ तक के लिए ये दूसरी स्टेप पूरी होगी। तीसरी स्टेप में अपन को क्या करना है, तीसरी स्टेप में बेटे यहाँ आगे बढ़ाते हैं, ये तीसरी स्टेप आगे बढ़ाते हैं। यहाँ ये हमारे पास में तीसरी स्टेप होगी जिसको बोलेंगे स्प्लाइसिंग, यानी यहाँ पर एक तो अपन लेंगे यानी राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, और दूसरा यहाँ पर आप लेंगे RNA लाइगेज एंजाइम। तो यहां से क्या होगा बेटे, यानी यहां से हो जाएगा इंट्रॉन यहाँ पर सेपरेट हो जाएगी, यानी इंट्रॉन यहाँ से पृथक हो जाएगी, और पृथक हो जाने के साथ ही यहाँ पर हमारे पास में ये mRNA यहाँ बनेगा, ये mRNA यहाँ पर बनेगा। तो इस mRNA में ये पूरा का पूरा mRNA जिससे अपने किसको हटा दिया, यानी नॉन कोडिंग पार्ट था इंट्रॉन, वो यहाँ से हट चुका है। और उसी के साथ में यहाँ पर आप देख लीजिएगा इस तरह से, इधर तो यहाँ पर ये हमारे पास में केपिंग है और इधर यहाँ पर होगा, तो ये तो बेटे ध्यान रखना 5 डेज सिरा है और ये गुएनोसिन है, और इधर यहाँ आप देखेंगे तो इधर यहाँ पर ये टीआरएनए का कौन सा पार्ट है, ये टीआरएनए का टेलिंग पार्ट है, ये यहाँ पर टेलिंग, ये हो जाएगा इसका 3 पार्ट। तो यहाँ अब जो एमआरएनए यहाँ पर हमारे पास में बना है, तो बेटे ये जो एमआरएनए है ये यहाँ पर है सूटेबल एमआरएनए। तो इस तरह से अपन ने किया क्या, यहाँ एक बार और ध्यान से देख ले कि बेटे अनुलेखन की क्रियाविधि के दौरान हमें ये एमआरएनए वहां पर बना, लेकिन ये एमआरएनए कैसा है, अनस्टेबल एमआरएनए है, यानी ये प्रोटीन निर्माण में सीधा भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि आप डायग्राम में देख लें कि इसमें बेटे क्रियात्मक और अक्रियात्मक यानी कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों पार्ट मौजूद है। तो ऐसे एमआरएनए को हेटेरोजेनस आरएनए भी कहा जाएगा। तो यहाँ पर जो कोडिंग पार्ट है वो तो एक्सोन होगा बच्चों, और जो नॉन कोडिंग पार्ट है ये इंट्रोन होगा। तो ऐसा आरएनए जिसमें दोनों पार्ट मौजूद हो तो इसको विषमांगी या हेटेरोजेनस आरएनए भी अपन कहेंगे।
अब इसकी क्रियाविधि को अपन को ये इंट्रोन हटाना है, तो इसको कहेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन क्रिया। यानी इस क्रिया को 3 भागों में बांटेंगे। पहली तो कैपिंग आएगा, फिर टेलिंग आएगा, और फिर क्या आएगा बेटे, स्प्लाइसिंग। तो टेलिंग में तो क्या होगा कि इसके 5' सिरे पर 7 मिथाइल गुइनोसिन जुड़ेगा और एक केप जैसी रचना बनाएगा, जिसे अपन टेलिंग कहेंगे, सॉरी केपिंग। अब टेलिंग में क्या होगा, इसके 3' एंड पर 200 न्यूक्लियोटाइड की जो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, ये इसके 3' पर जुड़ेगी और एक पूंछ जैसी रचना बनाएगी, जिसे पोली टेल कहेंगे। ये टेलिंग हो गया। स्प्लाइसिंग में क्या होगा बेटे कि ये जो एमआरएनए यहाँ पर बनेगा, इस एमआरएनए को डीएनए की जो दोनों श्रृंखला है या डीएनए की जो साझा श्रृंखला है, उसे पृथक कर दिया जाएगा। तो इसके पृथक करने की क्रिया को स्प्लाइसिंग कहेंगे। तो स्प्लाइसिंग में 2 एंजाइम काम आएंगे। एक तो होगा राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम, और ये जो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम है, ये क्या करेगा, यानी इंट्रोन को तोड़ करके उसे जो है एमआरएनए से हटा देगा, और जो आरएनए लाइगेज है वो एक्सोन को वापस जोड़ देगा। तो वापस जुड़ते हैं बेटे, अब सुटेबल एमआरएनए बनेगा और उस एमआरएनए को अब यहां से प्रोटीन निर्माण के लिए राइबोसोम पर ले जाया जा सकता है। तो देखते हैं अपन इसमें क्या क्या आपको याद रखना है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन क्रिया का पहला बिंदु आपको याद रखना है, इसका पहला पॉइंट याद रखना है कि जो एमआरएनए बना, अनुलेखन क्रिया के दौरान जो एमआरएनए बनता है वो अनुपयुक्त होता है। तो यहां पर लिखिएगा अनुलेखन क्रिया के दौरान, अनुलेखन क्रिया के दौरान निर्मित एमआरएनए, अनुलेखन क्रिया के दौरान निर्मित एमआरएनए, ये थोड़ा सा याद रखना है, के दौरान निर्मित एमआरएनए, तो ये एमआरएनए बेटे अनसूटेबल या इसको आप कह सकते हो अनुपयोगी, ये ध्यान रखना। यानी अनुलेखन क्रिया के दौरान जो एमआरएनए बना है ये बेटे अनसूटेबल है। अनसूटेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इसमें 2 भाग उपस्थित होंगे, याद रखना, इसके 2 भाग होंगे। एक भाग तो याद रखना इसमें कौन सा पार्ट होगा, यानी कोडिंग, या फिर इसे आप कहेंगे क्रियात्मक भाग, और एक भाग जो होगा बच्चों इसमें ये होगा नॉन कोडिंग, या फिर इसे आप कहोगे अक्रियात्मक। तो ये याद रखना कि इसमें यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर बेटे यानी जो अनसुटेबल एमआरएनए बना है, इसके कितने भाग होंगे, यानी 2 भाग। एक भाग कोडिंग या क्रियात्मक होगा, इसे आप क्या कहेंगे, इसे कहेंगे एक्सोन, और एक भाग जो होगा ये इसका नॉन कोडिंग या अक्रियात्मक होगा, इसे आप क्या कहेंगे, इंट्रॉन, इसे आप क्या कहेंगे, इंट्रॉन। तो एक्सोन प्लस इंट्रॉन वाला जो एमआरएनए होगा, अब यहां पर देख लो अच्छी तरह से कि जो एमआरएनए यहां पर बना है यह अनसुटेबल एमआरएनए है, क्योंकि इसमें 2 भाग है। एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि यहां पर बेटे ये एमआरएनए यहां पर बना था, तो इसको एक बार और देख ले। अब इस एमआरएनए में आपने क्या देखा कि यहां पर आपने देखा कि इसमें कुछ भाग, तो ये ध्यान रखना बेटे, ये यहां पर आप देख लें, ये देख लीजिएगा इस तरह से, यहां पर आपने देखा कि इसमें कुछ भाग जो था वो नॉन कोडिंग था। तो यहां आप देखें कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट को तो आप क्या कहोगे, कोडिंग पार्ट, और ये वाला जो पार्ट है इसे आप कहोगे नॉन कोडिंग पार्ट, इसको आप कहोगे नॉन कोडिंग पार्ट। तो यहां आप देख लें कि कोडिंग प्लस नॉन कोडिंग, यानी यहां देखें, यानी कोडिंग और प्लस यहां मैं लिख देता हूं बेटे नॉन कोडिंग पार्ट। तो ये यहाँ पर कोडिंग का माने क्या होगा, एक्सोन, और नॉन कोडिंग का पार्ट क्या होगा बेटे, इंट्रॉन। तो ये दोनों पार्ट वाला जो एमआरएनए होगा, यानी बेटे ये जो एमआरएनए यहाँ पर बनेगा, इस एमआरएनए को आप क्या कहोगे, एचएनआरएनए, यानी इसे आप कह सकते हो विषमांगी, यानी यहां पर जो ये है हेट्रोजेनस, ये हेट्रोजेनस का माने जो होगा बेटे
इसका मतलब ये होगा, यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए पॉलीमरेज। इसका मतलब होगा हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि कोडिंग और नॉन कोडिंग वाला या एक्सोन प्लस इंट्रोन वाला जो एमआरएनए है, उस एमआरएनए को आप कहेंगे हेट्रोजीनस एमआरएनए। ये याद रखना, हेट्रोजीनस यानी HN आरएनए। HN का मतलब होगा बच्चों यानी हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। अब ये जो अनुलेखन की क्रिया है जिसके दौरान एमआरएनए अनसुटेबल बना है, तो सुटेबल पार्ट तो उसका कौन सा है बेटे, कोडिंग पार्ट है, और अनसुटेबल पार्ट जो है नॉन कोडिंग है। अब अपन को क्या करना है, इस नॉन कोडिंग पार्ट को हटाना है। तो इसको अपन कितने भागों में बांटेंगे, यानी 3 भागों में अपन इसको डिवाइडेड करने वाले हैं। तो यहां पर आप देखिएगा कि पोस्ट अनुलेखन की जो क्रिया है, पोस्ट अनुलेखन की क्रिया, पश्य अनुलेखन की क्रिया, और इसको 3 भागों में विभक्त करना, इसको 3 भागों में विभक्त। तो ये ध्यान रखना, 3 भागों में विभक्त, यानी जो पश्य अनुलेखन की क्रिया है, पश्य अनुलेखन की जो क्रिया है, तो ये क्रिया यहां पर होगी, पश्य अनुलेखन की जो क्रिया है ये क्रिया होगी 3 भागों में। तो 3 भागों में बच्चों यहां पर जो पहला पार्ट आएगा ये नंबर 1, इसको अपन लेंगे यानी केपिंग। पहली जो क्रिया होगी यहां पर होगी केपिंग। तो केपिंग में मैंने आपको क्या बताया था, केपिंग में मैंने आपको बेटे ये बताया था कि यहां पर 5 डेज एंड पर ध्यान रखना, यानी एमआरएनए के 5 डेज एंड पर क्या जुड़ेगा, 7 मिथाइल गुएनोसिन जुड़कर केप समान रचना बनाता है, जुड़कर केप समान रचना बनाता है, केप समान रचना बनाता है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, यानी एमआरएनए के 5 डेज एंड पर, ये ध्यान रखना, ये 7 मिथाइल गुएनोसिन जुड़कर और केप समान रचना बनाता है, जिसे केपिंग कहते हैं। याद रखना, जिसे केपिंग कहते हैं, जिसे केपिंग कहते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये आपकी पहली अवस्था होगी यानी केपिंग। तो केपिंग में क्या हुआ, 7 मिथाइल गुएनोसिन जो है बच्चों, ये एमआरएनए के 5 डेज एंड पर जुड़ा और वहां पर केप समान रचना बनाए, जिसे अपन ने कहा केपिंग। केपिंग हो गई। अब इसके बाद में क्या होना है, तो इसके बाद में नंबर 2 स्टेप हमारे पास में आती है, और ये स्टेप आती है टेलिंग, यानी पूंछ का बनना। तो टेलिंग यहां पर आप देखिएगा, टेलिंग में क्या होगा, तो ये भी आपको पता होगा कि टेलिंग में बेटे ये होगा कि एमआरएनए के 3 डेज एंड पर 200 एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या 200 एएमपी न्यूक्लियोटाइड। एएमपी का माने होगा बच्चों एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो याद रखना कि एमआरएनए के 3 डेज एंड पर 200 एएमपी न्यूक्लियोटाइड जुड़कर पूंछ समान रचना बनाते हैं, जुड़कर पूंछ समान रचना बनाती है, जिसे आप क्या कहोगे, जिसे आप कहेंगे पोली अ टेल, जिसे पोली अ टेल कहते हैं, पोली अ टेल कहते हैं। ये ध्यान रखना, जिसे आप क्या कहेंगे, पोली अ टेल कहते हैं, पोली अ टेल कहते हैं। तो ये आपके पास में टेलिंग भी हो गई, यानी पूंछ भी बन गई एमआरएनए की। कैसे बनी, एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे बनी बच्चों, कि एमआरएनए का, देखो यहां पर तो ध्यान रखना कि ये यहां पर मेरे पास में एमआरएनए है, और ये इसका 5 डेज है और ये इसका 3 डेज है। बेटे केपिंग में तो यहां पर ये केप जैसी रचना बन गई, ये केप जैसी रचना बन गई, ठीक है। तो इस घटना को तो अपने क्या कहा,
यानी केपिंग। टेलिंग में क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास में mRNA तो था इसे पहले से बेटे, यहाँ पर ये केपिंग तो पहले से हो चुकी है, ये इसका 5 डेज से, और यहाँ से ही बेटे, यहाँ से ही फिर अगली रचना यहाँ पर बन गई, ये इसका 3 डेज है। तो इसको अपन ने यहाँ पर कहा यानी पोली अ टेल, पोली अ टेल। तो यहाँ आप देखें ये mRNA है, mRNA, तो mRNA के 5 डेज पर तो क्या होगा, यानी इधर तो होगी बेटे केपिंग, और इधर की तरफ यहाँ पर क्या होगी, तो ये होगी टेलिंग। यानी इसके 5 डेज सिरे की तरफ तो केपिंग होगी और इसके 3 डेज सिरे की तरफ क्या होगी, टेलिंग होगी। तो यहाँ आप देख लें कि पहले तो केपिंग में क्या जुड़ा, 7 मिथाइल गोइनोसिन, ये केप जैसी रचना में जुड़ा जिसे अपन ने केपिंग कहा। टेलिंग में क्या हो बेटे कि इसके 3 डेज एंड पर एक पूंछ कितने 200 AMP यानी एडिनाइलिक एसिड या एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये इसके 3 डेज एंड पर जुड़े और वहां पूंछ जैसी रचना बनाई, तो इस रचना को अपन ने क्या कहा, यानी टेलिंग कहा। अब टेलिंग भी हो गई, तो यहाँ पर तीसरा पार्ट जो इसका आता है, तीसरा पार्ट जो आता है बेटे इसका, वो आएगा स्प्लाइसिंग, यानी इसका तीसरा पार्ट जो अपन लेंगे वो आएगा स्प्लाइसिंग यानी पृथक्करण। अब देखते हैं स्प्लाइसिंग में क्या होगा। तो स्प्लाइसिंग का मतलब ये होगा बेटे कि जो राइबोन्यूक्लियेज है ये क्या करेगा, ये mRNA से इंट्रोन को पृथक कर देता है। यानी इसका पहला बिंदु आपको याद रखना है कि RNA, इसमें 2 एंजाइम भाग लेते हैं, तो यहां पर जो राइबोन्यूक्लियेज है, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम mRNA से, यह राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम mRNA से इंट्रोन को पृथक कर देता है। इंट्रोन यानी क्या है, इंट्रोन नॉन कोडिंग पार्ट इंट्रोन को पृथक करता है, इंट्रोन को पृथक कर देता है। ये आपको इसमें पहला पॉइंट याद रखना है। यानी कैसे याद रखना है कि यहां पर क्या हुआ कि इसको इस तरह से देखो, यानी यहां पर बेटे ये हमारे पास में mRNA है, ये यहाँ पर mRNA है, और इस mRNA पर जगह जगह पर यहाँ पर क्या बना हुआ है, ये यहाँ पर है इसमें इंट्रोन, ये जगह जगह पर बेटे इसमें ये नॉन कोडिंग पार्ट है जिसे इंट्रोन कहेंगे। अब क्या हुआ कि अब ये हुआ बेटे कि यहाँ पर ये RNA कौन सा एंजाइम है, यानी राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। तो राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम ने जैसे इस पर क्रिया की, तो यहाँ आपको याद रखना है कि इस जगह पर ये यहाँ पर mRNA और यहां से क्या कर दिया, यानी यहां कर दिया बेटे माइनस इंट्रॉन, यानी यहां इसने क्या किया, माइनस इंट्रॉन को यहां से हटा दिया। लेकिन यहां अभी अपन क्या देखते हैं, यहां पर अपन देखते हैं कि बेटे यहां पर जो mRNA बना है, ये mRNA इस तरह से टुकड़ों में है, ये यहाँ पर टुकड़ों में है। अब टुकड़ों में है तो अगली यहाँ पर बेटे दूसरा एंजाइम जिसमें आएगा इसको कहेंगे RNA लाइगेज। और RNA लाइगेज क्या करेगा, RNA लाइगेज इस mRNA को, यानी ये क्या है, ये यहाँ पर बने बेटे ये है एक्सोन, और ये एक्सोन पार्ट को पूरा जोड़ देगा। अब जो यहाँ पर mRNA बना इसको कहेंगे सूटेबल mRNA, ये यहाँ पर बना ये है सूटेबल mRNA। तो यहाँ आप देख लें कि पहले तो क्या हुआ कि राइबोन्यूक्लियेज ने क्या किया कि बेटे इस इंट्रोन को यहाँ से हटा दिया, और उसके बाद में जो RNA लाइगेज है सेकंड नंबर पर आपको याद रखना है, RNA लाइगेज एक्सोन को आपस में जोड़ देता है, यानी यहां आपको याद रखना है को आपस में जोड़ देता है, जिससे सूटेबल mRNA का निर्माण होता है,
सूटेबल एमआरएनए का निर्माण होता है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, यानी अपन ने क्या किया, ये जो नॉन कोडिंग पार्ट था इसको यहाँ से हटा दिया, लेकिन इसके हटाने में दो तरह के एंजाइम यहाँ पर काम आए। पहला एंजाइम तो था यहाँ पर राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम। तो बेटे राइबो न्यूक्लियेज एंजाइम ने क्या किया, इसको बीच में से तोड़ा और तोड़ करके इंट्रोन को हटा दिया। इंट्रोन हटाने के बाद में ये यहाँ पर एक्सोन कई टुकड़ों में बट गया। फिर उसी के साथ में जो आरएनए लाइगेज था, तो ये आरएनए लाइगेज क्या करता है कि इन सूटेबल एक्सोन को आपस में जोड़ देता है और इसी के दौरान यहाँ पर सूटेबल एमआरएनए का निर्माण होता है। लेकिन अब अगला इसका तीसरा जो पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट ये होगा बेटे, यानी स्प्लाइसिंग का जो तीसरा पॉइंट होगा ये होगा कि अभी भी यहाँ पर, यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ अपन क्या देखते हैं कि इसमें यहाँ पर ये रचना है, ये रचना है और इस जगह पर यहाँ हमारे पास में ये आरएनए यहाँ पर मौजूद है, ये आरएनए यहाँ पर मौजूद है। अब अपन को इसको इस श्रृंखला से हटाना है। तो अब आप देखिएगा कि अगली स्टेप में यहाँ पर क्या होगा कि इधर यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये यहाँ से आप देखिएगा कि ये जो राइबोसोम है ये तो यहाँ पर हो गया हमारे पास में, ये तो डीएनए है, ठीक है, और डीएनए के साथ ही यहाँ से क्या अलग हो जाएगा, यानी प्लस, और ये यहाँ पर ये अलग हो गया जिसको अपन बोलेंगे सूटेबल एमआरएनए। तो अब इसके प्रोसेस को देखो, यानी इसमें थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है, तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, इसका तीसरा बिंदु बेटे आपको याद रखना है, यानी हुआ क्या, यहाँ पर एक प्रोटीन होते हैं SNRNP, प्रोटीन की सहायता से सूटेबल एमआरएनए टेम्पलेट श्रृंखला से पृथक हो जाता है। यह क्रिया स्प्लाइसिंग कहलाती है। तो ये ध्यान रखना बेटे, यह क्रिया स्प्लाइसिंग कहलाती है। तो यहां पर आप ध्यान रखना है, और ये जो प्रोटीन है SNRP यानी SNRNP, तो ये यहाँ पर यानी राइबो न्यूक्लियेज प्रोटीन, ये SNRNA नहीं है बेटे, यानी इसको थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पर भी P आएगा और इस जगह पर भी P आएगा, यानी यहाँ RNNP और इसको भी यहाँ RNNP। तो इस RNNP की जो फुल फॉर्म है ये आप देख लें, यानी इसे आप यहाँ पर कहेंगे, यानी स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी SNRNP का मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएन प्रोटीन। तो देखो ये जो विशेष प्रोटीन है SNRNP, इस प्रोटीन की सहायता से सूटेबल एमआरएनए डीएनए की टेम्पलेट श्रृंखला से पृथक हो जाता है और यह क्रिया स्प्लाइसिंग कहलाती है। और ये जो पृथक एमआरएनए है, पृथक एमआरएनए राइबोसोम पर जाकर प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है, प्रोटीन निर्माण में भाग लेता है। तो इस तरह से ये था बच्चों हमारे पास में, यानी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में पहले नंबर पर केपिंग आया, दूसरे नंबर पर टेलिंग आया और तीसरे नंबर पर स्प्लाइसिंग आया। स्प्लाइसिंग में ये हुआ बेटे, यानी सबसे पहले राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम उसने उस अनसुटेबल एमआरएनए को कट किया और वहां से इंट्रोन को हटा दिया। उसी के साथ में आरएनए लाइगेज एंजाइम था, उसने एक जोन को आपस में जोड़ दिया और एक सूटेबल एमआरएनए का निर्माण हुआ। ये जो सूटेबल एमआरएनए है ये एसएनआरएनपी प्रोटीन की सहायता से टेम्पलेट श्रृंखला से अलग हो जाता है और अलग होकर अब यह राइबोसोम पर जाकर जो है नई प्रोटीन के निर्माण में भाग लेगा। तो याद रखना कि एसएनआरएनपी प्रोटीन की सहायता से
किसका, यानी इस उपयुक्त एमआरएनए का उससे अलग हो जाना, यह घटना कहलाती है यानी स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग, तो ये टॉपिक था बच्चों हमारा अनुलेखन। तो अनुलेखन को अपन ने बेटे ध्यान रखना 2 पार्ट में अपन ने कंप्लीट किया, पार्ट 1 और पार्ट 2। वैसे इसकी क्रियाविधि अगर आप देखें तो बेटे मैंने इसको 3 पार्ट में पूरा किया है। कैसे, पहले नंबर का तो था हमारे पास में इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर का था इसकी क्रियाविधि और तीसरे नंबर का था हमारे पास में पश्चैत ट्रांसक्रिप्शन क्रिया। पश्चैत ट्रांसक्रिप्शन क्रिया, इसकी क्रियाविधि को अपन ने 3 भागों में पढ़ा। एक तो प्रारंभिक अवस्था, दूसरा जो है दीर्घीकरण अवस्था और तीसरा बेटे समापन अवस्था। यहां तक क्लियर। उसके बाद में पश्चैत अनुलेखन क्रिया को भी 3 भागों में पढ़ा। पहला बार था बेटे हमारे पास में केपिंग, उसके बाद में आया टेलिंग और तीसरा आया अपने पास में स्प्लाइसिंग। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से पढ़ना, अच्छा पढ़ना, और जो है क्या कहते हैं कोई कंफ्यूजन हो तो बेटे जरूर मुझे बताना। अगला जो हमारा इसके बाद वाला टॉपिक होगा ये होगा हमारा अनुवादन, क्योंकि अब ये एमआरएनए बन चुका है और ये एमआरएनए प्रोटीन के निर्माण के लिए राइबोसोम पर जाएगा और राइबोसोम पर जाकर अब ये प्रोटीन बनाने में भाग लेगा। तो बेटे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री राइबोसोम होती है और ये एमआरएनए जो डीएनए से प्रोटीन की सूचनाओं को ले चुका है और लेने के बाद अब ये प्रोटीन की टेक्नोलॉजी को या प्रोटीन निर्माण की टेक्नोलॉजी को लेकर कहां जा रहा है, ये जा रहा है राइबोसोम पर और वहां जाकर अब ये प्रोटीन निर्माण में भाग लेगा। तो ये सॉरी बच्चों, ये था हमारे पास में ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया और इसी के साथ में बेटे आज यहां तक ही रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।